अब एक खबर जो आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। साइबर ठगी का शिकार हुए पंजाब के पूर्व आईपीएस अफसर अमर सिंह चहल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चहल ने कल खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे वेल्थ मैनेजमेंट अफसर बनकर साइबर अधिकारियों ने एक फॉर्मर पुलिस अफसर से 8 करोड़ की रकम ठग ली। फाइनेंशियल फ्रॉड, मानसिक दबाव और शर्मिंदगी में अमर सिंह चहल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। असल में ये कहानी किसी एक स्टेट, एक शहर, एक शख्स, एक अफसर की नहीं है। पूरे देश में साइबर अपराधियों ने अपना जाल फैला दिया है। इसे रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है, फिर भी लोग शिकार बनते जाते हैं। साइबर ठगी को रोकने में सबसे बड़ा रोल ठगों के शिकंजे में फंसे इंसान के आसपास मौजूद लोग प्ले कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आज मैं आपको गुजरात से आए साइबर अरेस्ट के 3 अलग अलग मामले दिखाता हूं, जिनमें बुजुर्गों को टारगेट किया गया, लेकिन पुलिस, परिवार और बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से इन बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई लूटने से बच गई। मेहसाणा के रमेश चंद्र पटेल को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में करके उनके घर में कैद कर दिया गया। 12 दिसंबर को उनके फोन पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कॉल आई। उनसे कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनका फोन बंद करने का ऑर्डर दिया है। इसी कॉल को दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया गया। वहां मौजूद एक महिला ने वीडियो कॉल पर उन्हें बताया कि उनके नाम पर मुंबई में एक बैंक अकाउंट खोला गया है। इस अकाउंट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में टेरर फंडिंग की गई। उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने वाला है। ठगों ने रमेश पटेल से कहा कि वारंट से बचने के लिए वो सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा कर दें। पैसा जमा करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा तो उन्होंने इस कंडीशन पर वक्त मिला कि वो फ़ोन नहीं काटेंगे। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें घर पर ही कस्टडी में रखा जाएगा। 8 दिन तक रमेश पटेल डिजिटल अरेस्ट में रहे। उन्होंने 65 लाख की रकम जमा भी कर ली, लेकिन 9वें दिन सुबह उन्होंने अखबार में साइबर ठगी के केस के बारे में पढ़ा। उसे पढ़कर वो बिना फोन काटे, ठगों को बिना बताए साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी जानकारी दी। जब पुलिस उनके साथ घर पहुंची तो उन्होंने ठगों से बातचीत जारी रखने को कहा। मैं आपको उस बातचीत का हिस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि साइबर ठग कैसे रमेश पटेल को डरा रहे थे। तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने आपको बताया था कि आपने बिना बताए कहीं भी नहीं जाना। शाम को मद्देनजर रखते हुए आपको घर पे रखा गया कि आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। बेशक मुझे पता है आपकी तबीयत खराब थी, आप बेशक अपने काम से गए थे, अपनी सेहत को लेकर गए थे, लेकिन अगर वहां पर आपको कुछ भी हो जाता उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या करना है। तो मैं आपके साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी पे भारी पड़ती है। सही बात है। हर एक इतना बड़ा केस चल रहा है और उसका डिसीजन लेने के लिए कितनी सारी मीटिंग्स होगी, आपको ये भी पता है। क्या आप ये चीज मानते हैं कि आप कस्टडी में, तो आपको ये भी पता कि मेरे अलावा भी आपको 3 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, बल्कि हमारी जो बातचीत भी हो रही है वो भी देख रहे हैं। आपको पता है ना? हाँ पता, मुझे तो पता नहीं, आप कहते हो तो पता होगा, बाकी तो मुझे क्या पता है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 66 लाख है। करेंगे अगर आपको कुछ भी होता है, भगवान ना करे आपको कुछ ऐसी कोई चीज हो, अगर आपको कुछ होता तो आपको पता नहीं इन सब चीजों के रिजल्ट सी गलती आपको पता आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सही बात है। आइंदा ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी। साइबर अपराधियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस रमेश पटेल के साथ है, इसलिए वो उन्हें डराते रहे। लेकिन जैसे ही पुलिस अफसर ने पटेल से फोन लेकर ठग से उसकी आइडेंटिटी पूछी, फोन कट गया। इतने दिन आपको 4-5 दिन हो गए, नहीं ज्यादा दिन हो गए तो, लेकिन सर मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मैं पहचानता नहीं, तो आपका आभार मांगू तो आप अपना नाम तो बताए। मेरा नाम सुनीता पटेल है। मुंबई में कहाँ जगह रहते हो? मुंबई क्यों, क्या बात हो गई? मुंबई में कब
मैं एक सीक्रेट ऑफिसर हूँ, मैं अपने बारे में आपको पूरी जानकारी। कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर है आप? हेलो, कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर है आप? आपका कैमरा चालू करो। अगर सही में आप ऑफिसर है, सीक्रेट ऑफिसर है, कैमरा चालू करो। क्यों बोलती बंद हो गई अभी? बोलो ना, कौन से सीक्रेट ऑफिसर हो आप? रमेश पटेल ने कहा कि पुलिस की वजह से उनका पैसा ठगों के पास जाने से बच गया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के बारे में उन्हें पता था, लेकिन जब उनके पास फ़ोन आया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो घबरा गए। पुलिस अधिकारी बनी महिला जैसा कहती गई वो वैसा करते गए। रमेश पटेल ने बताया कि महिला ने उन्हें कहा था कि अगर वो घर से बाहर निकले तो उनकी जान को खतरा है, टेररिस्ट उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर वो इतना डर गए कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वो अखबार में साइबर ठगी की खबर पढ़कर अलर्ट न होते तो उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाती। उसने मुझे इतना जो घबरा दिया था तो मेरा मगज दूसरी साइड चला ही नहीं सर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा ही नहीं था जिंदगी पर 75 ईयर। ये तो मैं पेपर में भी पढ़ता था, पर तो फिर भी मैं घबरा गया। तो ये 9 दिन तक चला, बराबर है। और मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते थे, किसी को मिलना नहीं करना है। आप बाहर निकलोगे तो आपका खून हो जाएगा, आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। का ये आतंकवादी का काम है, तो उसकी गैंग होगी तो आपको मार देंगे, तो आप बाहर मत निकलो। 9 दिन तक तो मेरा माइंड इतना उसने टेंशन में मुझे ला दिया ना, तो मैं तो बीपी का दर्द हूँ, तो मेरा तो चक्कर आने लगा। फिर ये बेचरा जी का केस आ गया और मैंने जो न्यूज़पेपर था इसमें पढ़ा तो ये सब फ्रॉड निकला। मैंने सोचा कि ये केस ऐसा ही है मेरा, तो मेरा मगज थोड़ा काम करने लगा और मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ गया क्राइम में। ये फ़ोन छोड़ के मैं आ गया। वहाँ से क्या कह के निकले? कुछ नहीं, उसको कुछ बताया ही नहीं। वो बताते नहीं तो मुझे बाहर नहीं जाने देते, तो मैंने लग के कहा था पुलिस स्टेशन जाऊंगा और बाहर निकलूंगा, वो बताएगा तो मुझे रोकेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और मेरी मिसिस को बोला तो वो एलो करे ना, तो ये इस रूम में जाने का ही नहीं। रमेश पटेल ने समझदारी से काम लिया। रमेश पटेल को अखबार में जिस खबर को पढ़कर एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो रही है, वो केस महसाणा के डॉक्टर मनुभाई पटेल का है। 75 साल के डॉक्टर पटेल रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं। 17 तारीख को उनके पास भी वैसी ही कॉल आई जैसी रमेश पटेल को की गई थी। ठगों ने उनसे कहा कि उनके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से मुंबई में फ्रॉड हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के 40 केस दर्ज किए गए हैं, इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें घर पर ही अरेस्ट रखा जाएगा। 3 दिन तक डॉक्टर पटेल अपने घर से नहीं निकले। उनके क्लिनिक के बगल में मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स को शक हुआ तो उसने उनके बेटे को इन्फॉर्म किया। बेटे ने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस डॉक्टर मनु पटेल के घर पहुंची तो पता चला वो डिजिटल अरेस्ट होकर बैठे हैं। मनुभाई पटेल 2 घंटे बाद 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ठगों के खाते में करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। फ़ोन आया और उसने बताया कि तुम्हारे आधार कार्ड पे एक नंबर लिया गया है, उसमें 40 लोगों ने के साथ फ्रॉड किया गया है, तुम्हारे नाम से इधर बॉम्बे क्राइम ब्रांच में फरियाद हुई। उसने ऐसा पहले ही शॉट में मुझे ऐसा कि इमोशनल कर दिया कि ये क्राइम है और क्राइम में आप निर्दोष है तो छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये हमारे साथ कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा। वो मुझे पता ही नहीं, ये हिप्नोटाइज हो गया, जो भी हो गया हो इसके कहने में, तो मुझे पता ही नहीं चला। 2 दिन जब पुलिस आई तब तक मुझे पता नहीं चला, मैं तो छुपाता रहता था। लेकिन ये मेरे साथी जो मेडिकल स्टोर वाला था उसको शंका हो गई। रात को उसने मेरे लड़के को फ़ोन किया, लड़का ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तीसरे दिन सोमवार मंगलवार को हाउस अरेस्ट था। तीसरे दिन 9 बजे पुलिस आई। पुलिस नहीं आती तो 2 घंटे के बाद आती शायद पुलिस, तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता। अहमदाबाद की ज्योत्सनाबेन पटेल का केस तो और भी हैरान करने वाला है। स्कैमर्स ने
उन्हें उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर बताया और फिर उनसे कहा कि उनके आधार नंबर पर स्कैम हुआ है। क्योंकि डिटेल सही थी इसलिए ज्योत्सनाबेन उनके झांसे में आ गई। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उन्हें एक अकाउंट नंबर दिया और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने को कहा। ज्योत्सनाबेन अपने बैंक पहुंची। उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाए। अलग अलग अकाउंट्स में जितना पैसा था वो एक अकाउंट में शिफ्ट किया और इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मचारी से सारा पैसा आरटीजीएस करने के लिए कहा। ज्योत्सनाबेन के हाव भाव देखकर बैंक मैनेजर को शक हुआ। उन्होंने जांच पड़ताल की, पैसा ट्रांसफर करने से मना किया तो ज्योत्सनाबेन बैंक मैनेजर से लड़ पड़ी और नौबत हाथापाई की आ गई। एक बार सांभी लो તમે फोन ले लो। इसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन ज्योत्सनाबेन ने असली पुलिस को नकली समझ लिया। कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब वो किसी तरह नहीं मानी तो मैनेजर ने उन्हें बैठाकर डिजिटल फ्रॉड को लेकर जागरूक करने वाला एक वीडियो दिखाया। जरूरी है कि सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी। इसके लिए तब कहीं जाकर ज्योत्सना पटेल को समझ आया कि उनके साथ ठगी हो रही है, धोखा हो रहा है। ज्योत्सना पटेल ने कहा सही गलत का फर्क उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला कि एफडी सारी तोड़ दो और जो पैसा है वो इसमें ट्रांसफ़र करने का है। तो एफडी तो अगले दिन मैंने किया। दूसरे दिन वो आरटीसी फॉर्म भरने के लिए गई मैं ट्रांसफ़र के लिए। तो उसी टाइम मैनेजर को डाउट हो गया। मेरे को कितना भी समझाया लेकिन उस टाइम मेरा मगज ही इतना ख़राब हो गया था। मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने बोला जाने तो मेरे पैसे जा रहे हैं ना, जो वो कहते थे वैसे ही कर रही थी मैं। और वो इसीलिए वहाँ जाके भी उसने बोला कि ये ट्रांसफ़र कर दो, तो वो मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म लिया। लेकिन उन लोगों को, बैंक वालों को डाउट हो गया थोड़ा, तो उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया ही नहीं और पुलिस को बुला लिया। तो जब पुलिस आई तो आप असली पुलिस को नकली मानने लगे? हाँ, असली को भी नकली मान लिया था। वो माइंड में ही ऐसा भरा हुआ था जो तो क्या कोई सोचे नहीं सकते थे हम। बैंक मैनेजर ने समझदारी दिखाई, इनिशिएटिव लिया। ज्योत्सनाबेन के 33 लाख रुपए बच गए। पूरे गुजरात में बैंक कर्मचारियों को साइबर ठगी के खिलाफ अलर्ट किया गया है। किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन से पहले बैंक कर्मचारी पूरी जांच करते हैं। शक होने पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये क्यों हो रहा है इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। असल में गुजरात पुलिस ने साइबर ठगी को रोकने के लिए ऑपरेशन म्यूल हंट चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत उन अकाउंट्स की तहकीकात की जा रही है जिनसे बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऑपरेशन में अब तक 534 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस को 771 म्यूल अकाउंट्स का पता चला है। सिर्फ गुजरात में 1708 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इन अकाउंट्स के जरिए 100 करोड़ रुपए आरोपियों ने विड्रॉ भी किए हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है इन म्यूल अकाउंट्स का बंद होना। साइबर क्राइम विदेश से ऑपरेट होता है लेकिन पैसा भारत के अकाउंट्स में ही जमा होता है। अगर इस चैनल को बंद कर दिया जाए तो डिजिटल फ्रॉड करने वालों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। हम लोग ने बैंक अकाउंट्स जो है ख़ास तौर पे कोई क्राइम के अंदर पाए गए हो या फिर उस वो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल तरीके से चल रहे हो, उसका एक पूरा डेटा तैयार किया था। इस प्रकार के अकाउंट्स को खास तौर पे वो लोग कमीशन देके ऐसे लोगों को पास से वो अकाउंट्स भाड़े लेते थे जिनको ज़रूरत होती थी। और ये अकाउंट होल्डर्स को क्या एकदम आसान से पैसे कमाने का रास्ता जो नया दिखा था, उसके झांसे में आके ऐसे लोग नए नए अकाउंट्स खोल के ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को, जो बड़े क्रिमिनल्स है जो देश में नहीं, चाइना है, कंबोडिया है और कई देशों में बैठ के ये साइबर स्कैम्स जो करते हैं, ऐसे लोगों के शिकार बने हुए थे। और 10 दिन के अंदर जैसे आपने बताया कि करीबन 500 से ज़्यादा लोगों पे ये केसेस किए गए। 1700 करोड़ से ज़्यादा का ये कुल मिला के ये ट्रांजैक्शन हुआ था, यही अकाउंट से। डिजिटल अरेस्ट के, साइबर फ्रॉड के जिन 3 केसेस को हमने दिखाया
वो पुलिस के प्रोएक्टिव होने की वजह से बच गए। और पुलिस की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने 3 बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचा लिया। अगर पुलिस इंटरेस्ट ना लेती, बैंक अलर्ट ना होता, तो बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई लूट सकती थी। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है अवेयरनेस। लोगों को यह समझाना कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। साइबर फ्रॉड करने वाले या तो लोगों को डराते हैं या फिर लोगों को लालच देकर उन्हें फंसाते हैं और पैसा ट्रांसफर होते ही गायब हो जाते हैं। हमारे देश के बुजुर्ग ऐसे लोगों के टारगेट पर ज्यादा होते हैं। देश में ऑन एन एवरेज हर महीने 1000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड होता है। इस साल अब तक 23 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि लोग एक फोन कॉल से डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और किसी को बताने से घबराते हैं। हमें अपने आसपास के सब लोगों को जागरूक करना चाहिए और ख़ास तौर पे बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए। अगर आपको कोई डराए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत पुलिस को संपर्क करें। कभी भी अनजान लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले बैंक से सलाह ले लें, अपने आसपास के किसी पढ़े लिखे आदमी से सलाह ले लें, डरें नहीं।